आदाब साथियों, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे एक बहुत अहम फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है वो शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बहुत खुश आइंद फ़ैसला है, बहुत वेलकम स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त रहते बहुत अच्छा एक फ़ैसला दिया। ये फ़ैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो गवर्नमेंट लेकर आई थी 2018 में, जिसमें ये कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग कर सकते हैं इंडिविजुअल्स भी और कॉरपोरेट एंटिटीज़ भी, जिसमें बॉन्ड की शक्ल में आए थे जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। और उसमें 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड्स थे जो कोई भी इंडिविजुअल या कॉरपोरेट ख़रीद सकता था स्टेट बैंक की किसी एक ब्रांच से। वहाँ उसे अपना KYC भी कराना पड़ता था और उस बॉन्ड के अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख देता था तो वो पैसा उस पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो वैसे तो सब कुछ ये था कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, लेकिन उसमें सबसे एक बड़ी चीज़ थी कि इसमें जनरल पब्लिक को ये नहीं पता लगता था कि ये पैसा पार्टी के पास अगर किसी ने किसको दिया है तो कौन सी कॉरपोरेट या कौन सा इंडिविजुअल किस पार्टी को कितनी फंडिंग कर रहा है। तो ये एक तरीका ये भी था कि लोगों की जो ब्लैक मनी थी, अनअकाउंटेड मनी थी, उसको किसी चैनल के ज़रिए गवर्नमेंट तक पहुंच जाता। मतलब गवर्नमेंट से मेरा मतलब है रूलिंग पार्टी, या जो रूलिंग पार्टी है उसको ज़्यादा पहुंचता है। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो पार्टी बरसर इख्तियार होगी उसी को लोग ज़्यादा कॉरपोरेट फंडिंग करेंगे, क्योंकि उसी से उनको फ़ायदा हो सकता है। ऐसी किसी पार्टी को कोई फंड नहीं करता है कि जिसको जो पार्टी ऑपोजिशन में हो या इख्तियार में ना हो। जैसे भी आप जानते हैं कि आदमी उसी घोड़े के ऊपर पैसा लगाता है जो रेस में आगे चल रहा होता है या दौड़ता है या जिसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। तो सारी सी बात है, ये रूलिंग पार्टी अरुण जेटली साहब जब उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस टाइम ये स्कीम लेकर आए थे 2018 में, और बाद में इसमें वक्तन अमेंडमेंट्स भी होती रहीं। और वो अमेंडमेंट्स ऐसी थी जिससे कि रूलिंग पार्टी को ही फ़ायदा होता था। बाद में अमेंडमेंट ये भी लेकर आए थे कि इसमें कोई कैप नहीं थी कि आप कितनी फंडिंग कर सकते हैं। वो फंडिंग की जो है लिमिट ख़त्म कर दी गई थी। यहाँ तक उसमें यह भी था कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं वो भी फंड कर सकती हैं। तो आप ये सोचिए, जो कंपनी खुद लॉस मेकिंग है, जो इसका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो कहाँ से फंडिंग करेगी? वो फंडिंग अगर करेगी तो जाहिर सी बात है वो रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट में है उससे को फंडिंग करके उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठाना चाह रही है ताकि वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए बाद में। तो अनड्यू एडवांटेज उन कंपनीज़ को मिल रही थी जो लॉस मेकिंग थी या जो अनलिमिटेड फंडिंग थी। कॉर्पोरेट हाउस जाहिर सी बात है कोई इस तरह फंडिंग नहीं करेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को जब तक उसे कोई उसमें फ़ायदा ना हो रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे स्ट्राइक डाउन किया और सीधी सी बात उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो पारदर्शिता नहीं है, जो इसमें चीज़ें छुपी रहेंगी, ढकी छुपी रहेंगी, इंडिविजुअल को तो नहीं पता लगेगा कि कौन किसको कितनी कॉरपोरेट फंडिंग कर रहा है। मान लीजिए कोई आदमी अगर ऑपोजिशन पार्टी को भी फंड कर रहा है, कोई कॉरपोरेट एंटिटी किसी ऑपोजिशन पार्टी को फंड कर रही है, तो स्टेट बैंक में ही ये पैसा जाएगा। और स्टेट बैंक आपको पता है गवर्नमेंट के अंडर में है। तो गवर्नमेंट जो है, जो रूलिंग पार्टी चला रही है, तो रूलिंग पार्टी के अंडर में अगर स्टेट बैंक है तो रूलिंग पार्टी को पूरा मौका है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है कि कॉरपोरेट फंडिंग अगर हो रही है तो रूलिंग पार्टी या किसी XYZ पार्टी को कितना पैसा किसने फंड किया है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन डाइवर्ज हो सकती है स्टेट बैंक के थ्रू। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने इसको RTI के एक्ट के परव्यू से भी बाहर रखा है और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। एक आम जो वोटर है, आम शहरी है हिंदुस्तान का, उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिलेगी कि कौन सी पार्टी को कौन सी कॉरपोरेट हाउस फंड कर रहा है और उस कॉरपोरेट हाउस ने उस फंडिंग के एवज गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा उठाया है, क्या बेनिफिट हासिल किया है, तो ये वायलेटिव होगा आर्टिकल 19A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है। तो ये अधिकार है आम सिटीज़न का, आम वोटर का, ये जानने का कि एक कॉरपोरेट फंडिंग हो रही है तो कहाँ हो रही है, किसकी हो रही है, कितनी हो रही है। तो कोर्ट ने कहा कि ये RTI एक्ट से आपने बाहर रखा है तो ये सिटीज़न के राइट का वायलेशन है, तो इसलिए हम इसे स्ट्राइक डाउन करते हैं। और उन्होंने ना सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुई थी, जैसे लॉस मेकिंग कॉरपोरेट एंटिटी फाइनेंस कर सकती है फंडिंग, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती है, या अनलिमिटेड फंडिंग थी उसके ऊपर जो कैप थी वो सब हटा दी थी। तो कोर्ट ने कहा कि ये विलफुल टूल है, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट्स, आप छुपाने का एक तरीका है कि आप किसको फ़ंड दे रहे हैं। तो ये एक तो ये गलत है। और मेरा ये मानना है कि स्ट्राइक डाउन करने के बाद कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया। इससे बूस्ट मिलेगा डेमोक्रेसी को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। और उसके अलावा
ये है कि डोनेशन जो है एक तरीके से रूलिंग पार्टी को हेल्प करने के लिए हो रही थी, और इसका नुकसान जो होता था ऑपोजिशन पार्टीज़ को हो सकता, जो रूलिंग पार्टी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द डे में वो नहीं है, तो लोग उनको फंड नहीं करेंगे, लोग उनको फंड करते थे जो रूलिंग पार्टी में थे। तो अब जब ये कॉरपोरेट फंडिंग इस तरह की इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो है ये ख़त्म हो जाएगी, तो उससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा। लोग जिसको कितना डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने हिसाब से देंगे, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसमें राइट RTI एक्ट से जो उनको बाहर कर दिया गया था वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और जो एनोनिमिटी इसमें थी फंडिंग के अंदर वो सब ख़त्म हो गई है। तो इसका फ़ायदा एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा, डेमोक्रेसी को फ़ायदा मिलेगा। बहुत वेलकम स्टेप है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया है। लेकिन अब सिर्फ यही देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसमें जो आपने कमेटी बनाएंगी उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स का सिलेक्शन होता है। तो उसको ऑर्डर को, उस डायरेक्शन को नकारते हुए एक ऑर्डिनेंस लाके इन्होंने उसे ख़त्म कर दिया, और बाद में वो बिल भी लेकर आए लोकसभा में और राज्यसभा में जो पास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें से हटा दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर को ले लिया गया, जिससे मेजॉरिटी उसमें गवर्नमेंट ऑफ द डे की हो गई। प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर उसमें मेजॉरिटी में हो गए और लीडर ऑफ अपोजिशन माइनॉरिटी में हो गए। तो ये तीन अगर बैठ के डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ डे या जो रूलिंग पार्टी है उनकी मर्ज़ी का ही इलेक्शन कमिश्नर आएगा। तो इसी तरह अब ये देखना है कि कहीं इस फैसले के ख़िलाफ़ भी गवर्नमेंट ऑफ द डे ऐसा ना हो, क्योंकि उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट और जो इसमें हज़ारों करोड़ रुपए भी इसमें आ रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में, जिससे रूलिंग पार्टी को ही फ़ायदा हो रहा था। तो ऐसा ना हो उसके ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस ना लेकर आ जाए या कोई और नई एक्ट की शक्ल में कोई चीज़ ना लाए। फिल वक्त तो वो एक एक्ट ला सकती है जो 6 महीने तक वैलिड होगा, और इस 6 महीने में ये अपना इलेक्शन भी जो 2024 का है ये भी करा लेंगे, और इनके पास जो बेतहाशा पैसा की आमद हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में वो इनके पास आती रहेगी। तो इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोर्ट्स के फैसले का मान रखेगी या उस चीज़ को आसानी से मान लेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको ये बैडली हिट हुए हैं इस फैसले से। इनके पास जो पैसा आ रहा था बेतहाशा, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, और जहाँ पैसा आ जाएगा तो जहाँ इनका जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शन का जीतने का इनका गेम है, वो कहीं ना कहीं मुतासिर होगा। तो जाहिर सी बात है जब पैसे की मार पड़ी है तो ये कुछ ना कुछ इसमें करेंगे, और इस फैसले को ऑर्डिनेंस के तहत लाके और इस फैसले को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब की जो बेंच थी उसका बहुत अच्छा फ़ैसला है, और हम इस फैसले को वेलकम करते हैं। शुक्रिया।